गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 से कुछ मॉडल्स की स्टडी की थी जो कि परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था। देखिए, आप कल की क्लास में हमने बात की थी रदरफोर्ड के मॉडल की, और रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो एटम है उसका सेंट्रल पार्ट हार्ड होता है, और हार्ड होने के साथ साथ इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, और इससे डिस्कवरी निकल के आई न्यूक्लियस की या नाभिक की। यानी हम ये कह सकते हैं कि नाभिक की खोज का श्रेय वैज्ञानिक रदरफोर्ड को दिया जाता है। इनको कहते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इनका जो मॉडल था कुछ मायने में सही प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअल वास्तविक परमाणु की अगर संरचना की बात की जाए तो उसको बताने में रदरफोर्ड का मॉडल भी असफल रहा। तो कौन सा वाला मॉडल है जो सबसे सफल माना गया? अब जो नया मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नील्स बोर का मॉडल। और नील्स बोर का जो मॉडल है वो परमाणु की संरचना का सर्वमान्य और सबसे सफल मॉडल है। तो इसको कहा जा रहा है सर्वमान्य और साथ ही साथ सफल मॉडल, क्योंकि एक संपूर्ण संरचना की हम जो बात करते हैं कि किस तरह से परमाणु में नाभिक की व्यवस्था होगी, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर व्यवस्थित होंगे, वो सारी जानकारियां हम यहाँ नील्स बोर के मॉडल से प्राप्त करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, नील्स बोर ने सबसे पहले क्या किया, जो रदरफोर्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था उसको भी यूटिलाइज किया, उसको भी काम में लिया, प्लस अपनी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐड किए। तो देखिए क्या स्टेटमेंट था। रदरफोर्ड कह चुके हैं कि एटम का जो केंद्रीय भाग है, परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो नाभिक है, जिस पर की धनावेश है। ये जानकारी रदरफोर्ड के मॉडल से सामने आ चुकी थी। तो इसको तो एज इट इज जो का त्यों यहाँ रखा गया है नील्स बोर ने अपने मॉडल में भी। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है वो क्या है? नील्स बोर कहते हैं नाभिक के बाहर विशेष ऊर्जायुक्त ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। नाभिक के बाहर विशेष ऊर्जायुक्त ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। इन ऊर्जा स्तरों को कहा जाता है ऊर्जा कोष। ऊर्जा कोष भी कहते हैं, या इनको हम केवल कोष भी कह देते हैं। ऊर्जा कोष भी कह सकते हैं, केवल कोष भी कहा जाता है। अब इनका नोमेनक्लेचर, इनका नामकरण भी नील्स बोर के द्वारा किया गया। और क्या किया गया नामकरण कि जो सेल है वो स्टार्ट होते हैं के से और चले जाते हैं जेड तक। यानी जो सेल है के टू जेड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आप बुक में जब पढ़ेंगे तो आपको के एल एम एन ही नजर आएंगे, लेकिन जब आप हायर स्टडीज करेंगे उस केस में आप देखेंगे कि जो सेल हैं वो के एल एम एन के बाद भी कंटिन्यूसली जा रहे हैं जेड तक। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं आज की हम अगर बात करें तो 118 एलिमेंट्स, 118 जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनको पीरियोडिक टेबल में प्लेस दिया जा चुका है। हालांकि कुछ एलिमेंट्स की अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक और रासायनिक गुणों को खोजा जाना बाकी है, उन पे काम चल रहा है। लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि के एल एम एन कोष अगर अपन लेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं है। वो सफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? सेल्स आगे भी हमें चाहिए, तो वो सेल जेड तक के काम में लिए जाते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी बात ये आती है, के से जेड तक तो हम पूरी अल्फाबेट फॉलो कर रहे हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लेकिन ए से जे किधर है? ए से जे कहां है? उनको काम में क्यों नहीं लिया गया एज ए सेल? और एनर्जी लेवल ए से जे तक के सेल को ऊर्जा कोष के रूप में काम में क्यों नहीं लिया गया? तो सुनिएगा ध्यान से। जो सेल ए से जे तक होते हैं उनमें इतनी कम एनर्जी होती है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी धारण नहीं कर सकते। अभी अपन देखने वाले हैं कि इन ऊर्जा कोषों में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हम व्यवस्थित करेंगे, उसके लिए अपन सूत्र काम में लेंगे। फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखें, ए से
जेतक की जो सेल है उनकी एनर्जी इतनी कम होती है, ऊर्जा इतनी कम होती है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी धारण नहीं कर सकते हैं। तो जो कोष इलेक्ट्रॉन ही धारण नहीं कर पाएगा उसको हम कैसे काम में ले सकते हैं, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रॉन धारण करने वाले कोष चाहिए, इसलिए ऐसे जेतक के सेल्स को काम में नहीं लिया जाता है। अब आगे बात आती है कि नाभिक जो है वहां मौजूद है दो मूलभूत कण, एक यहाँ प्रोटॉन है और दूसरे यहाँ न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नाभिक में व्यवस्थित हैं। बात आती तीसरे वाले मूल कण की या तीसरे वाले मौलिक कण की, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं आज हम परमाणु को 3 मूलभूत कणों में विभाजित कर सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में भी हमने डिस्कशन किया था कि हम एटम को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था की। तो नील्स बोर ने अपने मॉडल में ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के बाहर लगातार विशेष ऊर्जा युक्त ऊर्जा कोशों में चक्कर लगाते रहते हैं। इसी के साथ जो समस्या रदरफोर्ड के मॉडल में थी, इन्होंने उस समस्या का भी निवारण किया। रदरफोर्ड कह रहे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा नाभिक के चारों तरफ, तो उसकी ऊर्जा सहने धीरे धीरे कम होती चली जाती है ऊर्जा, और अंतिम रूप से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाना चाहिए रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, जो कि सही नहीं है। भाई इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में चला गया फिर इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व कहाँ रहा? तो इसका सॉल्यूशन, इसका हल देखिएगा किस तरह से निकाला, ध्यान से सुनिएगा। नील्स बोर ने अपने मॉडल में कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, घूर्णन करता है नाभिक के चारों तरफ, तो उस इलेक्ट्रॉन पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए आ रही है यहाँ पे। 2 बल कार्य करते हैं। एक बल बाहर की तरफ कार्य करता है। क्यों करता है बाहर की तरफ कार्य? वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कारण बाहर की तरफ कार्य करता है। और दूसरा बल कार्य करता है नाभिक की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है जबकि नाभिक पर धनावेश है। तो धनावेश और ऋणावेश अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि नाभिक का जो आकर्षण बल है वो सर्वाधिक आकर्षण करने वाला बल माना जाता है, यानी इसमें आकर्षण की अधिकतम क्षमता होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ खींचेगा। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर से समस्या रदरफोर्ड वाले मॉडल की आएगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला जाएगा। इसको फिनिश करने के लिए या यूं कहें इसको बैलेंस करने के लिए जो बल नाभिक लगा रहा है उस बल को संतुलित करने के लिए एक और बल बाहर की ओर कार्य करता है। अब इन दोनों बलों का नाम आपको बता देता हूं। देखिएगा, जो बल बाहर की तरफ काम करता है, आप इस तरह मान लीजिए, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक बल बाहर की तरफ जा रहा है, एक बल अंदर की तरफ आ रहा है। जो बल बाहर की तरफ है इस बल को कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, और अपकेंद्रीय बल क्यों होगा? ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होगा। ठीक उसी तरह से कि हमने किसी पत्थर के टुकड़े को धागे से बांधा और पत्थर के टुकड़े को धागे से बांधे हम उसको यूं घुमा रहे हैं। आप महसूस कीजिएगा, करके देख सकते हैं आप। जब आप यूं घुमाएंगे धागे से, धागा आपके हाथ में है, धागे का एक छोर आपके हाथ में है, धागे के दूसरे छोर से आपने पत्थर को बांधा हुआ है, तो आप इस तरह से रोटेट करवाते हैं गोलाकार आकृति में, तो पत्थर बाहर की तरफ एक बल लगाता है। लेकिन चूंकि हमने ज्यादा बल लगा रखा है इसलिए पत्थर बाहर की तरफ नहीं खींच पाता अपने आप को, तो वो दोनों जो बल है वो संतुलित कर देते हैं। हम अपनी तरफ खींच रहे पत्थर को, पत्थर बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, इसलिए वो लगातार सर्कुलर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता रहता है। कुछ ऐसा यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ बल लगाएगा अपने द्रव्यमान के कारण, जिसको कहेंगे अपकेंद्रीय बल। भीतर की तरफ जो बल लगेगा नाभिक के कारण उसको कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। देखिए नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल है अभिकेंद्रीय बल। केंद्र से परे यानी नाभिक से दूर की तरफ लगने वाला बल हम कह रहे हैं अपकेंद्रीय बल। तो दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक की ओर चक्कर लगाता रहता है। यहाँ समाधान हो चुका है रदरफोर्ड के तथ्य का, जो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती चली जाती है। एक और जानकारी रदरफोर्ड अपने मॉडल में जो गलत दे रहे थे उसका भी इन्होंने समाधान किया है। उन्होंने कहा एनर्जी कम हो रही है। अब देखिए ये क्या कहते हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा कोश में चक्कर लगाता रहता है, न तो ऊर्जा अवशोषित करता है न ऊर्जा वो ग्रहण करता है। दोबारा सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन एक कोश में ही चक्कर लगाता रहता है तो न तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और न ऊर्जा का त्याग करेगा। एक ही कोश में, मान लीजिए के कोश में
केस में न तो ऊर्जा अवशोषित होगी न ऊर्जा उत्सर्जित की जाएगी। तो ये काफी सारी बातें जो है नील्स बोर ने अपने मॉडल में बताई, जो सर्वमान्य मानी गई है और जिनको समस्त वैज्ञानिक जगत द्वारा स्वीकार भी किया गया। एक और बात यहाँ पे बताते हैं नील्स बोर की, जो कोष हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। कोषों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सूत्र काम में लिया जाता है जिसे कहा जाता है 2n², जहाँ पे n आपका है प्राकृत संख्या जिसका कि मान आप लोग जानते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं आप लोग, n प्राकृत संख्या, इसका मान होता है 1 to ∞, 1 से अनंत तक इसका मान माना जाता है। तो जो कोष है उनमें n के अकॉर्डिंग वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम k कोष की बात करें, k कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, k कोष में इलेक्ट्रॉन, अब अपन पता लगाते हैं इसका। देखिए k कोष में, अब k कोष के लिए n = 1, k कोष के लिए n की वैल्यू होगी 1, तो आप रखिए इसकी वैल्यू 2n² में, क्या बनेगा 2 × 1 × 1, ये आपका आ गया 2, यानी k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करें l कोष की, तो l कोष के लिए आप क्या करेंगे, l कोष के लिए n की वैल्यू आप रखेंगे 2, तो 2 n² में आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 2 × 2 8, यानी l सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। तो ये जानकारी नील्स बोर ने अपने मॉडल में दी। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट, एक और तथ्य नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं कोषों में चक्कर लगाते रहते हैं जिनमें कोणीय संवेग, जिनमें देखिए कोणीय संवेग क्यों कहा जा रहा है, नाभिक के साथ एक विशेष स्थिति में कोष बने रहते हैं, एक विशेष कोण के साथ प्रत्येक कोष बना हुआ है। और संवेग जैसा कि आप जानते होंगे द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, क्योंकि लगातार चक्कर जब इलेक्ट्रॉन लगाएगा नाभिक के तो उसका द्रव्यमान की वजह से उसका जो वेग है वो भी प्रभावित होता रहेगा। तो कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, h/2π, इसको की बात nh/2π भी कह देते हैं। कोष के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, n कोष के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी, सिंपली अपन कह सकते हैं h/2π, जहां कोणीय संवेग होगा कोष का, उन्हीं कोषों में इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता रहेगा। तो काफी सारी चीजें नील्स बोर ने अपने मॉडल में क्लियर कर दी हैं, स्पष्ट कर दी हैं, और यहां से हम पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये परमाणु की वास्तविक संरचना है, जहां केंद्रीय भाग नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्यवस्थित हैं। तो नाभिक के बाहर विशेष ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस हम यहां बोलेंगे जो कि आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, नाभिक के बाहर विशेष ऊर्जा युक्त, क्योंकि कोषों की ऊर्जा निश्चित है और उस ऊर्जा के अकॉर्डिंग ही, ऊर्जा के अनुसार ही उन कोषों में इलेक्ट्रॉन हम भरते रहते हैं 2n² के अकॉर्डिंग। तो नाभिक के बाहर विशेष ऊर्जा युक्त ऊर्जा कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो न तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करेगा न अवशोषित करेगा जब वो एक ही कोष में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निम्न कोष से उच्च कोष में परिवर्तित होगा या निम्न कोष से उच्च कोष में प्रवेश करेगा, इसके एक सिंपल एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपके घर में अंडरग्राउंड टैंक है, नीचे की तरफ टैंक है, एक छत के ऊपर टैंक है, हमें ऊपर के टैंक से नीचे में पानी लाना है। हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम तो नीचे वाले टैंक से ऊपर पानी लेके जाते हैं, एक एग्जांपल की बात हम कर रहे हैं। हमें सपोज कीजिएगा ऊपर वाले टैंक से नीचे वाले टैंक में पानी लाना है, क्या अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? क्या बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपने टैप को ऑन किया या जो भी इसका वाल है आपने वाल को ऑन किया, टैप से जो ट्यूब जो पाइपलाइन आपने लगा रखी उस पाइपलाइन से अपने आप पानी नीचे की तरफ आएगा, लेकिन वाल्व आपको ओपन करना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा, वाल्व खोलना पड़ेगा, बस इतना सा काम करना पड़ा है। एनर्जी ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा काम में नहीं लेनी पड़ी। लेकिन अगर आप अंडरग्राउंड टैंक से नीचे वाले टैंक से छत की टंकी में पानी आप फिल करना चाहेंगे तो वो वाल्व के खोलने मात्र से नहीं जाने वाली, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऊर्जा यहाँ काम में लेनी पड़ेगी, ऊर्जा काम में लेनी पड़ेगी और उस ऊर्जा के द्वारा ही जो पानी है नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक में प्रवेश करेगी। इसी तरह यहाँ पे निम्न ऊर्जा, इस तरह निम्न कोष से उच्च कोष में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। भाई नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा अवशोषित करेगा। लेकिन उच्च ऊर्जा कोष से निम्न ऊर्जा कोष में आने पर वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का त्याग करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। वापस सुनिएगा, निम्न कोष मान लीजिए K से L में जाना है सेल को,
अपने आप नहीं जाएगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो निम्न से उच्च में जाने के लिए ऊर्जा अवशोषित करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन उच्च से निम्न में जब आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा अवशोषित नहीं करेगा, इवन ऊर्जा का त्याग करेगा। इस प्रकार से ऊर्जा के बारे में भी नील्स बोर ने अपने मॉडल में पूरी तरह से एक व्यवस्था बता दी है कि किस प्रकार ऊर्जा अवशोषित होगी और ऊर्जा का त्याग किया जाएगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो ये सर्वमान्य और सबसे सफल मॉडल जो कि नील्स बोर का था, जिसका हमने पूरी तरह से विस्तृत वर्णन आज कर लिया है। अब इस चैप्टर में 3-4 टॉपिक हमारे और बचे हुए हैं जो हम कल की क्लास में पूरा कर लेंगे। एक बार ध्यान से आप पढ़िएगा, कहीं कोई डाउट आपको लगे तो आप डेफिनेटली शेयर करें वाया व्हाट्सएप। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 का जो बचा हुआ पार्ट है। थैंक यू सो मच।